नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में लेकर चलेंगे आपको उस दौर में जब राजेश खन्ना सितारा बनने की कगार पर थे। छठा दशक भारत के लिए खास अच्छा नहीं रहा। 1962 में भारत चीन सीमा पर चीन से मिली अपमानजनक हार ने पूरे देश को निराश कर दिया था। देश के पुराने रखवालों की योजनाओं पर शक करने के साथ साथ देश में अपने पर अविश्वास के बादल भी छा गए थे। हर चीज, देश की राजनीति से लेकर देश की व्यवस्था तक, जो नेहरू के ट्विस्ट विथ डेस्टिनी तकदीर से मिलने के वादे के विचार से प्रेरित थी। पर सवाल उठ रहे थे और हिंदी सिनेमा में भी बदलाव की बयार चल पड़ी थी। हालांकि बंटवारे के बाद सितारों की दूसरी पीढ़ी भी पुराने ख्यालों से प्रभावित थी, लेकिन फिर भी जंजीरें टूटने के इंतजार में थीं। राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, सुनील दत्त और राजकुमार के बाद आने वाली पीढ़ी शायद जो भी हुआ था उसे लेकर गुस्से में थी और नहीं चाहती थी कि उसके हीरो सीधे साधे सच्चे व्यक्ति हों। वो बदलाव चाहती थी, कुछ नया चाहती थी, कुछ ऐसा जो पुरानों से बेहतर हो, हटकर हो। साल 1962 में आई दिल तेरा दीवाना, 1964 में कश्मीर की कली, 1964 में राजकुमार, तीसरी मंजिल 1966, शम्मी कपूर का लापरवाह अंदाज, 1965 की वक्त में राजकुमार का बेहद बेपरवाह और फूल और पत्थर, 1966 में धर्मेंद्र का बिना कमीज का अंदाज लोगों को आकर्षित कर रहा था। यह पीढ़ी अपने हीरो की तलाश में थी और राजेश खन्ना सही वक्त पर सही जगह पर थे। फिल्म फेयर यूनाइटेड कंबाइन ने उन्हें वो बना दिया था जिसके साथ आम आदमी फौरन जुड़ सकता था और उनके साथ ऐसी भूमिकाएं निभाने जिनमें आम आदमी गत्ते का पुतला नहीं था, इस जुड़ाव को और मजबूत बना दिया। वो देश के लिए डॉक्टरी नुस्खे की तरह थे, एक ऐसा आदमी जो अपने बीते कल पर शर्मिंदा नहीं था और उसे खुद को रौंदने नहीं देगा। आजादी के 2 दशक बाद राजेश खन्ना पहले अभिनेता थे जो सही मायनों में सबसे अलग थे। हो सकता है उनका रंग ढंग पुराने अभिनेताओं से मिलता जुलता हो, लेकिन था विशिष्ट रूप से उनका अपना। वो एक प्रशिक्षित अभिनेता थे जो फिल्मों में हाव भाव की अहमियत को समझता था और ऐसे देख से कम नहीं थे जिसमें कुछ टुकड़े राज कपूर के, कुछ दिलीप कुमार के, कुछ देवानंद के। यूं लगता था कि जैसे सब कुछ घुल मिल गया है और एक ऐसा नया व्यक्तित्व गढ़ने के लिए जिसकी किस्मत में सबसे ज्यादा चमकना था। 1970 में रिलीज होने वाली उनकी पहली फिल्म खामोशी में राजेश खन्ना को एक ऐसा किरदार मिला जिसने उन्हें एक अदाकार भी बनाया और एक सितारा भी। ब्लैक एंड व्हाइट खामोशी निर्देशक आसित सेन की अपनी ही बंगाली फिल्म दीप जले जय का रीमेक थी और उसमें गुलजार दारा लिखे गए और हेमंत कुमार, जो फिल्म के निर्माता भी थे, उनके द्वारा संगीतबद्ध कुछ बेहतरीन गाने थे। राजेश खन्ना ने एक बार फिर खुद को एक नायिका प्रधान पटकथा में पाया जिसमें शायद गाइड 1965 के बाद वहीदा रहमान का सबसे उम्दा काम था। फिल्म में साफ तौर पर केंद्र में वहीदा रहमान के होने के बावजूद भी राजेश खन्ना ने यादगार अभिनय किया जिसका किशोर कुमार के बार बार याद आने वाले गाने वो शाम कुछ अजीब थी, इस गीत के कारण बीतते वक्त के साथ भी असर कम नहीं हुआ। फिल्म की गहरी उदासी, कमल बोस के कैमरे में केवल एक रंग में कैद और एक गाना तुम पुकार लो हेमंत कुमार का, या फिर हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू लता मंगेशकर की आवाज में। इन गानों ने, इन गीतों ने खामोशी फिल्म को एक कमाल की फिल्म बना दिया। और राजेश खन्ना की एक खासियत रही या उनकी किस्मत कहिए कि उन्होंने जितनी भी फिल्में की उस दौर में जब उनका सुपरस्टारडम पीक पर था, हर फिल्म के गाने एक से बढ़कर एक रहे। ऐसे गाने रहे जिन्होंने दशकों तक अपना असर छोड़ा और आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। राजेश खन्ना ने खामोशी के बाद द ट्रेन की, जो 1970 में आई, जो बॉक्स ऑफिस पर मामूली साबित हुई लेकिन उन फिल्मों से हटकर थी जैसी अब तक वो करते रहे थे। एक तेलुगु रहस्य रोमांच वाली फिल्म नीलगिरी एक्सप्रेस 1968 की रीमेक, ये राजेश खन्ना के लिए एक नए प्रकार की फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक जासूस की भूमिका निभाई।
शायद फिल्म राज के बाद ये पहली फिल्म थी जिसमें उन्हें स्पष्ट रूप से हीरो होने का मौका मिला था और उन्हें नंदा के साथ भूमिका दी गई, जिसे वास्तव में राजेंद्र कुमार को, जो फिल्म के सहनिर्माता थे, उनके नाम का सुझाव दिया था। फर्ज में जितेंद्र की जासूस गोपाल की भूमिका से विपरीत राजेश खन्ना की भूमिका का श्याम तड़कता भड़कता किरदार नहीं है और न ही वो दिलफेंक है। हालांकि सब सिनेमाई जासूसों की तरह वो उछल कूद करना जरूर पसंद करता है। दोनों फिल्मों के निर्देशक और लेखक एक ही थे, क्रमशः रविकांत नगाइच और अरुद्रा। लेकिन द ट्रेन इस विधा के आम तामझाम से ऊपर उठ गई थी और एक बढ़िया सस्ते उपन्यास की तरह बन गई, जबकि फर्ज जेम्स बॉन्ड से परे नहीं देख पाई। आर डी बर्मन के संगीत, मसलन एक गीत है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखीं, दीवाना ये दिल हो गया। आशा भोसले और थिरकता हुआ एक गाना है, मेरी जान मैंने कहा, आशा भोसले का ही गाया, आर डी बर्मन। और पृष्ठभूमि में संगीत जो ज़्यादा नाटकीय नहीं था, उसने भी द ट्रेन को फर्ज से ज़्यादा समय तक याद रहने वाली फिल्म बना दिया। और ये वो दौर था जब राजेश खन्ना का जो तिलिस्म था वो एक तरीके से छाया हुआ था। आराधना रिलीज़ हो चुकी थी और उसके बाद की जो भी फिल्म आई वो चाहे कम बजट की बनी हो, जल्दबाजी में बनी हो, मसलन इत्तेफाक, जिसे यूं ही बनाया गया था टाइम पास करने के लिए और बहुत कम समय में बनी थी, कोई गाना भी नहीं है इत्तेफाक में। द ट्रेन जो याद की जाती है अपने भड़कीली कॉस्ट्यूम के लिए, इस फिल्म ने भी एक अलग तरीके की छाप छोड़ी। और जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा कि राजेश खन्ना की किस्मत ऐसी थी कि उनके जो गाने थे वो गाने बड़े कमाल के थे और एक से बढ़कर एक गीत राजेश खन्ना को अपनी फिल्मों में मिला। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि राजेश खन्ना की जो भी फिल्में रहीं, उनके जो गीत रहे वो हमेशा याद रखे गए और आज भी लोगों को उनकी फिल्मों के गीत याद हैं। मसलन द ट्रेन का ही जो गाना है, चाहे वो गुलाबी आंखें हो या मेरी जान मैंने कहा, ये सारे गाने आज भी जब बजते हैं तो लोग खुद को झूमने से रोक नहीं पाते। या फिर खामोशी फिल्म जिसका जिक्र हमने पहले किया, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना बहुत ही रोमानी लगता है। और या तुम पुकार लो हेमंत कुमार की आवाज़ में है। ये जो गीत हैं, या फिर वो शाम कुछ अजीब थी, राजेश खन्ना की फिल्म के उन चंद ऐसे गीत हैं जिन्हें हम आज तकरीबन खामोशी 1970 में रिलीज़ हुई थी और 1970 से अगर जोड़ें तो 55 साल से अधिक का समय हो गया और आज भी लोग भूले नहीं हैं, ये बड़ी बात है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।